नमस्ते मित्रों, होली की आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। हमारे बिहार में होली आज मन रही है। दिल्ली वालों ने कल मना के खत्म कर लिया, मध्य बिहार ने। तो दिल्ली का होली की शुभकामना एक हफ्ते चलती है, तो आप सबों को बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, क्षमा चाहते हुए होली के इस माहौल में हमने आपको डिस्टर्ब किया है, क्योंकि विषय ही ऐसा है जो विषय सिर्फ कर्नाटका का है, लेकिन इसके राष्ट्रीय इम्प्लीकेशंस हैं। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की सोच कैसी है, ये इसका संकेत भी देती है। कर्नाटका गवर्नमेंट in the budget has publicly announced a 4% reservation for Muslims in government contracts. कर्नाटका सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। अभी तक नौकरी तक समझते थे, अब सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन हो रहा है, और उसमें भी सीधा मुस्लिम्स के लिए 4%। कल देश ने शांति से होली मनाया। तमाम आशंकाओं के बावजूद, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, प्रेम और सौहार्द में होली मनी, और हिंदू और मुसलमानों ने एक नए एका का परिचय भी दिया, सद्भाव का परिचय दिया। और ठीक वैसे समय कम्युनल पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया जा रहा है। देखिए, ये चीजें देखने में छोटी लगती हैं। क्या हुआ, सिर्फ 4% रिजर्वेशन तो दिया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन छोटी छोटी चीजें बड़ी बनती हैं। अब देख लीजिए, शाबानो हुआ, शाबानो के बाद 3 तलाक हुआ, बीच में राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण की बात हुई। ये सारी पार्टियां अपोज करती रही, कोई बदलाव नहीं हुआ। देश में काफी बदलाव हो गया। भाजपा कहां से कहां पहुंच गई। थोड़ा बहुत जो लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने विस्परिंग कैंपेन किया था, झूठ, कि भाजपा आरक्षण की विरोधी है, तो उसका कुछ असर हुआ। जनता को मालूम हो गया कि ये झूठ है। तो देखिए, क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र और क्या दिल्ली, जनता ने जबरदस्त दबाव दिया, क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी को कमजोर होते नहीं देखना चाहती, जो देश का विकास हो रहा है। बार बार हारने के बावजूद इनके हालत नहीं सुधरते। भाजपा की ओर से, हम भाजपा के राष्ट्रीय मंच की ओर से ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं, ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। The BJP would like to emphasize categorically with some sense of responsibility that this reservation in Karnataka has been extended under full patronage and approval of Rahul Gandhi. Siddhar Maiya does not have the courage, not the political capital to announce on its own. ये हम बताना चाहते हैं। तो ये जो वोट बैंक में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चल रही है, तो राहुल गांधी को लगता है मुझसे आगे बढ़े, लीड करे। ऐसे राहुल गांधी जी कहां हैं? मैंने सुना है फिर वियतनाम गए। देवेंद्र बाबू, आपने दिखाया था कि वो जनवरी में भी वियतनाम गए थे ना, 10 मार्च को, जहां तक याद है। तो नया साल भी वियतनाम है,
वियतनाम में, होली भी वियतनाम में। मुझे अभी बताया गया कि लगभग 22 दिन उन्होंने वियतनाम में समय दिया है। इतना समय तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिया रायबरेली में उन्होंने, हाँ? लेकिन राहुल गांधी को एकाएक वियतनाम से इतना प्यार हो क्यों गया है? अब तो विपक्ष के नेता है ना, उनकी उपलब्धता होनी चाहिए ना हिंदुस्तान में। हम वियतनाम देश का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि राहुल जी को वियतनाम से क्यों प्यार हो गया है? वो विपक्ष के नेता है ना, गंभीर सवाल है। Rahul Gandhi needs to explain his extraordinary fondness for Vietnam. Do we all respect that country? The PM also went there. But the frequency of his visit to Vietnam is very curious, ये हम कहना चाहेंगे। ये बात मैंने जो बताई कर्नाटक के मामले में, छोटी छोटी बातें बड़ी बनती हैं। जो पुराने पत्रकार हैं उनको याद होगा, आजादी के आंदोलन में छोटी बातें उठती थी ना, हमें ये चाहिए, हमें अपनी यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें अपना एजुकेशन चाहिए, हमें सेपरेट वोटिंग चाहिए। अल्टीमेटली लेड टू व्हाट? डिवीजन ऑफ इंडिया। छोटी बातें इस तरह से बड़ी होती हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स में और मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स में रोज एक नया नया पैमाना बना रही है, वो देश के लिए खतरा है, ये हम कहना चाहेंगे। क्या आज बंगाल, क्या आज कर्नाटका, बंगाल में हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं, वहां रोज नई नई बातें होती हैं। यह अपीसमेंट पॉलिटिक्स कहां तक जाएगी हम कहना उठाना चाहते हैं। कोई लिमिट होगा इसका? क्या आगे से मुसलमानों के लिए अलग लाइन लगेगी? ये टिकट लेना है रेलवे का, सिनेमा का, रिजर्वेशन का, तो उसमें भी रिजर्वेशन होगा क्या? मतलब मैं अभी संवैधानिक विषय पे आऊंगा, अभी मैं इसके बिल्कुल प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन पर अपनी टिप्पणी कर रहा हूं। और फिर कहूंगा, मैंने संसद में भी कहा है 2 बार इसको, इतनी बार हारे हैं, कहां से कहां पहुंच गए, फिर भी समझते नहीं हैं और सवाल अपने को संभालते भी नहीं है, न समझते हैं न संभालते हैं। ये पूरा वोट बैंक पॉलिटिक्स का कितना बड़ा ग्रिप है उनके ऊपर, ये हम कहना चाहते हैं। बीजेपी इसका विरोध करती है और करेगी। आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश में 4% रिजर्वेशन दिया गया था, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उसको क्वॉश कर दिया। मैटर सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पेंडिंग है, क्योंकि रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान की बात बार बार करते हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस। उसमें तो हर जात के लोगों को देते हैं, अच्छी बात है, ओबीसी को भी देते हैं, मुस्लिम समाज के भी ओबीसी को आप दे सकते हैं, लेकिन सीधा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम देंगे 4% रिजर्वेशन, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंदिरा शौने केस हो या बाकी केसेस में कई बार कहा है। अभी देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया था रिजर्वेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सुप्रीम कोर्ट में आया, वो मैटर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 9 दिसंबर 2024 रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, सेज सुप्रीम कोर्ट टू वेस्ट बंगाल। बार बार कहती है, क्योंकि भारत का संविधान अलाउ नहीं करता इसको।
सोशल बैकवर्डनेस पर आप कर सकते हैं, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों जजमेंट हैं, अभी मैं उस पर आपका समय नहीं लूंगा। लेकिन ये एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है, कोई सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसका बैकवर्डनेस आप डिसाइड करिए, सर्वे करिए, उसको डाल दीजिए। लेकिन सीधा एक कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी के बेसिस पर हम रिजर्वेशन दें, ये परमिसिबल नहीं है। मनमोहन सिंह ने वही शुरू किया था, आपको याद होगा, मुस्लिम्स आर द फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज। और राहुल गांधी तो उनसे भी आगे कह गए कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। अमेरिका में कहा था कि मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी है। मित्रों, आज देश के सामने हम दूसरी बात कहना चाहते हैं, नहीं बार खोलना चाहिए, और बड़ी कृपा होगी अगर आप इसको अपने तरीके से बाद दिखाने बताएं और दिखाएं। इस देश में दो धाराएं हैं, एक धारा है मौलाना आजाद की, अब्दुल हमीद की, एपीजे कलाम की, उसके बाद रहीम रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी की, अशफाकुल्ला खान की। एक धारा ये है, और दूसरी धारा तो आप जानते ही हैं, जिन्ना चले गए, जिन्ना की पॉलिटिक्स करने वालों को छोड़ गए। राहुल गांधी का कहा था ना कि मुस्लिम लीग इज सेक्युलर पार्टी, याद होगा आपको, अमेरिका में उनका स्टेटमेंट था। तो हम कैसे उस समाज के नेताओं को पैदा कर रहे हैं, ये बड़े सवाल है। हम बिल्कुल पक्ष में हैं। आज देखिए मोदी जी की सोच कि अंडमान में परमवीर चक्र अवार्डी के नाम पर टापू की घोषणा की गई, तो एक अब्दुल हमीद के भी नाम पर है। एपीजे कलाम को तो राष्ट्रपति हमारी सरकार ने बनाया था, अटल जी की सब थे प्रधानमंत्री तब। मौलाना आजाद की सोच का हम सभी सम्मान करते हैं। तो ये जो पूरी सोच है, आज चूंकि इस विषय पर प्रेस कर रहा हूं तो अपने एक अनुभव को आपसे शेयर करने की इच्छा है। अटल जी की सरकार में मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था, तो मुझे भारत पाकिस्तान के क्रिकेट को देखने का निमंत्रण मिला था लाहौर में। अटल जी से पूछा, कहा जाओ देखाओ क्या हो रहा है। ऐसा हुआ कि जहीर खान ने और इरफान पठान ने शुरू के 3-4 बॉल ओवर में ही 4-5 पाकिस्तानियों को आउट कर दिया। तो साहब आप सोच सकते हैं कि पूरा लाहौर गद्दाफी स्टेडियम फुल है और भारत के मुसलमान बॉलर पाकिस्तानी बैट्समैन को आउट कर रहे हैं। तो मेरे बगल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बैठे थे। मुझे जनाब प्रसाद साहब, ये जहीर खान कहाँ का मुसलमान है, इरफान पठान कहाँ का मुसलमान है। मैं चुप रहा। फिर वो इलाहाबाद का अपना मुस्लिम प्लेयर था, नाम मैं भूल रहा हूँ, मोहम्मद कैफ, वो बैटिंग में आया, उसने एक ओवर में 2 छक्के मारे, दूसरे ओवर में 2 छक्के मार दिए, 66 रन बनाया। फिर ने मुझसे पूछा, जनाब ये मोहम्मद कैफ कहाँ का मुसलमान है। हमने कहा, जनाब ये तीनों भारत माता के बंदे हैं और भारत को जिताने के लिए आए हुए हैं। तो मुझे देखा, कहा आप बीजेपी वाले हो। हमने कहा जी, हम यही सम्मान करते हैं और यही सम्मान हम करते रहेंगे। इसलिए फिर कहता हूं, इन लोग के वोट बैंक पॉलिटिक्स का जो कम्बैटिव कंपैरिजन हो रहा है, उन मुसलमानों को की आवाज को कमजोर करता है जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और हम चाहते हैं वो आवाज मजबूत बने। कभी ठेकेदारी में रिजर्वेशन दे दो, कभी और उनको फर्स्ट राइट है। और आज देश के बहुत सारे मुसलमान इस तरह की पॉलिटिक्स को लाइक नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, राम मंदिर बनने के बाद आज वहां करोड़ों लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। आज काशी में भी बुर्का पहन के हमारी बहनें होली मना रही हैं ना, ये बदलाव हो रहा है।
मुझे लगा कि आज को मैं इस बात को कहूं। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस है, वॉल्यूम 17 पार्ट 3। इसके पेज 418 पर 27 अक्टूबर 1951 में दिए गए बाबा साहब के भाषण का जिक्र है। तो ऐसे सब लोग बाबा साहब की फोटो लेके चलते हैं ना। आई रिपीट, बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 3, पृष्ठ संख्या 418। Just see the leader of Congress party, Pandit Nehru. He has delivered 2,000 speeches during the last 20 years, but he has never spoken about the welfare of scheduled caste even once. From this you can judge what sympathy Congress party can have for our people when its leader is so adamant. Pandit Nehru is always for Muslims. I do not want that Muslims should be neglected, but I do want that Muslims should not enjoy at the expense of other communities. ये सच्चाई है ना। अगर आप खाली उनको रिजर्वेशन देंगे तो जो बाकी सोशली बैकवर्ड हैं उनका हिस्सा मारा जाएगा ना। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो रिजर्वेशन की भी सीमा है ना। यू कांट हैव 100% रिजर्वेशन। तो ये असंवैधानिक है, ये राष्ट्र को कमजोर करता है, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स को और बढ़ाता है और देश की एकता को कमजोर करता है। इसीलिए ये जो कर्नाटका का निर्णय था इसको रखना जरूरी था राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, ये कोर्ट में चैलेंज होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी समझेंगे, लेकिन नहीं समझेंगे। समझते तो वो है नहीं। तो शायद इनका देखा देखी बाकी कांग्रेस प्रदेशों में भी होने की कोशिश होगी, हम वहां भी विरोध करेंगे। धन्यवाद मित्रों। ओपन टू क्वेश्चंस।